डाइपोल मोमेंट को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मुझे मॉलिक्यूल को पकड़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मतलब एक ही परिवार के लोग, एक ही बिरादरी के लोग हैं, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होमोएटॉमिक है। H2Cl2 Br2 N2O2। ओके, देखा क्या गया ऐसे मॉलिक्यूल्स में, जैसे H2 की मैं बात करूं तो जो बॉन्ड बना है, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द दो एटम की होगी, जो भाई भाई हैं तो मिलजुल के काम करेंगे। Cl2 में भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन भी है। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के एटम्स बने होते हैं उनके विचार अलग होते हैं। अब मैंने हाइड्रोजन की शादी क्लोरीन से करा दिया, हाइड्रोजन की शादी ऑक्सीजन से करा दिया, तो अब ये अलग अलग लोग हैं, शादी हो गई, खींचातानी चालू। क्लोरीन ने हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। अब जो खींचेगा केमिस्ट्री में उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। भाई उसके पास पैसा बढ़ गया, निगेटिव चार्ज मतलब पैसा बढ़ गया केमिस्ट्री में। अब पैसा बढ़ गया तो कितना बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएंगे, लेकिन खींचेंगे, स्वभाव है, खींच लिए। अब जाहिर सी बात है, आप मुझसे 10 रुपया ले लोगे तो आपके पास 10 रुपया बढ़ गया, मेरे पास 10 रुपया कम हो गया। वही यहां पर भी हुआ, क्लोरीन के पास थोड़ा सा चार्ज बढ़ गया, पार्शियल माइनस बढ़ गया, पार्शियल प्लस हाइड्रोजन के पास कम हो गया। जितना बढ़ेगा उतना कम होगा। अब ऐसे केसेस में देखा गया कि इस केसेस में होमोएटॉमिक में कोई मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मैं पूछूं कि H2 के ऊपर कोई चार्ज है तो जीरो चार्ज है, Cl2 के ऊपर चार्ज है, जीरो चार्ज है। या मैं ऐसे कहूं इस हाइड्रोजन पे चार्ज है जीरो जीरो, लेकिन यहां इन पे चार्ज नहीं है, और इस चार्ज को मैं Q से लिखना चाहता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं पार्शियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HF को प्लस Q माइनस Q। ओके, प्लस Q मतलब, या इसी को पार्शियल में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे चार्ज आ गया, इन पे एटम पे चार्जेस नहीं थे, इनमें एटम पे चार्जेस थे। अब वो चार्ज डेवलप क्यों हुआ, वास्तव में खींचातानी के कारण। इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन। तो जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उनमें चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि इनमें चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन बिटवीन द है, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, एटम भी न्यूट्रल है। लेकिन इसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेट हो गया। उन्होंने कहा भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, आप कभी खींच लूंगा। तो इसमें क्या जो है, कहेंगे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टेंशन में आ गया। अब जब टेंशन में आ गया तो एक नया टॉपिक आ गया, डाइपोल मोमेंट। जरा समझते हैं। तो वो जो ये खिंचाव हुआ जिसके कारण इसमें एक नया टॉपिक आ गया, डाइपोल मोमेंट, जरा उसको समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो दोनों एटम है वो HF है, इस तरह से HF। ओके, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो मान लेता हूं इनके ऊपर माइनस Q चार्ज, इनके ऊपर प्लस Q चार्ज आया। अब इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान ले रहा हूं D है, तो चार्ज सेपरेशन कितना हुआ HF के बीच, Q, और डिस्टेंस कितना है D। इसी का नाम है डाइपोल मोमेंट, म्यू। अर्थात इट इज द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट चार्जेस और टू नियरेस्ट और क्लोजेस्ट न्यूक्लियाई। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डाइपोल नॉन जीरो होने के चांसेस हैं, लेकिन होमोएटॉमिक में तो हमेशा जीरो रहेगा। जरा इसी बात को समझते हैं। अगर ये चार्ज सेपरेशन ना होता तो शायद डाइपोल मोमेंट ना निकलता। चलिए देखते हैं कैसे डाइपोल मोमेंट निकला। ओके, तो मैं डिफिनेशन क्या लिखने वाला हूं, मैं लिख सकता हूं इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन ये क्वांटिटी कैन बी सीन एज ए डाइपोल मोमेंट, जिसे म्यू से लिखा गया। किससे लिखा गया, म्यू से लिखा गया। इसको मैथमेटिकली भी मैं लिख सकता हूं। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, मान लेते हैं वो दोनों एटम कुछ इस तरह से हैं, इसके ऊपर माइनस Q है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिधर एरो का हेड है उधर चार्ज जा रहा है, खींचा जा रहा। इसके ऊपर प्लस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं D मान ले रहा हूं, ये H हो सकता है, ये फ्लोरीन। तो अब जो डाइपोल मोमेंट आएगा, द चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू एंड डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। तो मैथमेटिकली भी इसे मैं लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट is the multiple product of charge
चार्ज सेपरेशन एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two charges are nuclei। यह तो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब कहानी को समझ, इसकी यूनिट भी समझ लीजिएगा लगे हाथ। यूनिट कैसे निकालेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे रहें, नोट करते रहें। मेरा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा समय तक लिखा नहीं छोड़ सकता हूँ, और मुझे टारगेट भी ध्यान में रखना है, जल्दी फिनिश करना है कोर्स। अब जरा देखिए, यूनिट की मैं बात करूं तो कैसे मैं यूनिट निकालूंगा। मान लीजिए मैंने कहा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब जनरली डाइपोल मोमेंट को सीजीएस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीजीएस में चार्ज की यूनिट होती है ESU और डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब वैसे वो मिनिमम जो चार्ज होता है किसी भी एटम पर, चूंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, तो जो चार्ज होता है ESU में वो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है। और सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस है, ये चूंकि इस डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इस वैल्यू को वैज्ञानिक डिवाई है, कहीं इतना बार बार ना लिखिए, इसको लिखिए 1 डिवाई। अब इसी को लिखा जाएगा 4.1 डिवाई, मतलब 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी यूनिट निकल के आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जो डाइपोल मोमेंट म्यू है वो हेट्रोएटॉमिक, भाई होमोएटॉमिक में तो जीरो रहेगा नो डाउट, लेकिन हेट्रोएटॉमिक के केस में क्या ये नॉन जीरो हमेशा रहेगा? तो नहीं, हेट्रोएटॉमिक में ये नॉन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट आप समझिए कहीं न कहीं मॉलिक्यूल में पोलरिटी, डिस्टरबेंस। जैसे कोई परिवार में डाइपोल मोमेंट कब देखने को मिलेगा? जब सब छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, सब चल रहा, एक लोग कमाने वाले हैं तो सब कहना मानते हैं, तो वहां क्या है, वहां डाइपोल नहीं देखने को मिलेगा। जैसे विवाह हुआ, कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया, डिस्टरबेंस परिवार में शुरू हुआ, अब तुरंत पोलरिटी डेवलप हो गई, और उसी पोलरिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट के रूप में पढ़ते हैं। अब अगर होमोएटॉमिक है तो इसका मतलब H2Cl2Br2, तो इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन यही अगर HCl हो जाए, H2O हो जाए, तब तो मामला गंभीर है। उस गंभीर बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हेट्रोएटॉमिक में मैं कह रहा हूं कि जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? कंडीशन समझ लीजिएगा, कंडीशन समझ लीजिएगा, बोर्ड को साफ कर दें। केमिस्ट्री बहुत आसान है। देखिए, जैसे मैंने कहा CH4, तो CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें घर का मुखिया कार्बन है, जिसे सेंट्रल एटम कहा जाएगा, और घर के अन्य सदस्य का नाम है सराउंडिंग एटम्स या पेरिफेरल एटम्स। तो चलिए, मैं लिखना चाहता हूं CH4 को ओपन करके, परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसको मैं कहूंगा सेंट्रल एटम। मालिक ये कौन है? ये मालिक के साथ सहयोगी हैं, तो मैं इनको कहूंगा पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम, सराउंडिंग एटम भी इसको कहते हैं। अब जरा देखिए कंडीशन क्या, अगर पेरिफेरल एटम सेम हो, इफ पेरिफेरल एटम्स आर सेम, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। भाई जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम करना चाहें, कुछ पैसा मैं बचा के छिपा के रख लूं, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैंने अपने गुल्लक में डाल दिया, तो वही पैसा हमारा नॉन बॉन्डिंग कहा जाएगा। जैसे कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग कर लिए, इनके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन अगर मैं यही लेता अमोनिया, तो अमोनिया के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है,
3 तो बॉन्डिंग में कर लेते हैं, 2 बॉन्डिंग नहीं करते, नाइट्रोजन छुपा के रखे रहता है। कोई बहुत ज्यादा कहेगा दे दो भैया, जरूरत है तब जाके देंगे। ओके, तो याद रखिएगा, अगर जरूरी क्या है, डाइपोल हेटेरोएटॉमिक में जीरो कब होगा, जब पेरिफेरल एटम सेम हो और सेंट्रल एटम के पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है, तब तो डाइपोल हेटेरोएटॉमिक होने के बावजूद भी जीरो होगा। चलिए एग्जांपल पढ़ते भैया। सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑर्गेनिक CH4, इसका डाइपोल जीरो है। मैंने कर दिया CCl4, मैंने कर दिया CBr4, सबका जीरो होगा। अब मैंने कह दिया BeF2, क्योंकि इनके पास सेंटर के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मैंने कर दिया BF3, मैंने कर दिया CO2, इन सब का डाइपोल जीरो होगा, क्योंकि ये लोग कैसे हैं, वैसे हैं जैसे हम आप हैं, पेरिफेरल समान है, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं NH3 का डाइपोल कैसा होगा, पेरिफेरल तो सेम है, लेकिन इनके भैया एक लोन पेयर है, कभी भी इनका डाइपोल जीरो नहीं हो सकता। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनका डाइपोल कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसको नोट करते चले, इतने मॉलिक्यूल्स का डाइपोल जीरो होगा। अब किसका जीरो नहीं होगा जरा समझिए। अगर सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है, तो उसका डाइपोल कभी जीरो हो नहीं सकता। एग्जांपल H2O, NH3, H3O+, ओके, और H2S, ये सब SO2, इन सब का डाइपोल कभी जीरो नहीं होगा। याद रखिए, जीरो हो ही नहीं सकता, नॉन जीरो वैल्यूज रखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है, जरा देखिए किसका किसका। कभी कभी होता क्या है भाई, डाई एटॉमिक है तो हम लोग डाइपोल मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पॉली एटॉमिक में हम लोग रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने कहा BeF2, ओके, इसका डाइपोल जीरो देखा गया हेटेरोएटॉमिक होने के बावजूद। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पेरिफेरल सेम है, देयर इज नो लोन पेयर बिकॉज आउटरमोस्ट बेरिलियम हैव द 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इजीली कैन बॉन्ड सेपरेटली फ्लोरीन विद फ्लोरीन। ओके, अब जरा देखिए, इसका म्यू जीरो हुआ तो पक्का है कहीं कहीं। अब देखिए इसमें 2 बॉन्ड, अगर 2 या 2 से अधिक बॉन्ड हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं म्यू आर, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जरा इसको समझते हैं। अब रिजल्टेंट क्या है, फ्लोरीन खींच रहा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसको बोलते हैं, अब एक बॉन्ड के खिंचाव को बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, इसको बॉन्ड मोमेंट। अब दोनों बॉन्ड मोमेंट इक्वल है, अपोजिट है, तो इसका डाइपोल जीरो हो ही जाएगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा। ऐसे अगर मैं BF3 का निकालना चाहूं, तो एक बात और भी कहेंगे, डाइपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर भी क्लियर होता है, अर्थात इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अब BF3 का, इसका भी डाइपोल देखा गया जीरो आया, तो कैसे जरा देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक बॉन्ड्स हैं, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट देखना है। रिजल्टेंट कैसे, अब देखिए अगर कभी भी 2 बॉन्ड 120 पे हो, 2 लोग 120 पर हो, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उनके बीचों बीच से जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा यहां से जाएगा, और वो भी दोनों जो दोनों हैं वही रिजल्टेंट। अगर दोनों फ्लोरीन है तो रिजल्टेंट फ्लोरीन होगा, दोनों लोन पेयर है तो रिजल्टेंट लोन पेयर होगा, दोनों हाइड्रोजन है तो रिजल्टेंट हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ दोनों का जो रिजल्टेंट है फ्लोरीन, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ फ्लोरीन, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड मोमेंट होगा वो अपोजिट होगा एंड इक्वल होगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, म्यूज का जीरो आ गया। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जैसे बेंजीन है C6H6, इसका भी डाइपोल जीरो होगा, इसका भी डाइपोल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल एटम जो है 6 सेम है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका भी डाइपोल जीरो होगा। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं जोड़ दूं कुछ दूसरा, तो कहानी में थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट आ जाएगा। अब और भी बातें देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ये क्लोरोबेंजीन, मामला गड़बड़ हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं
भाई अभी तक था ये C6H6 था, अब क्या हो गया C6H5Cl हो गया। अब सभी पेरिफेरल एटम सेम नहीं है तो पक्का इसका डाइपोल जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं कहीं इसका जो रिजल्टेंट है ये देखिए, इसके अपोजिट हाइड्रोजन पड़ रहा है, हाइड्रोजन भी उसी दिशा में, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं यहीं बेंजीन से अपोजिट 2 क्लोरीन जोड़ दूं तो इसका डाइपोल देखिए जीरो हो जाएगा, डाइपोल जीरो हो जाएगा। और अगर यहीं मैं 1 क्लोरीन यहां जोड़ दूं, 1 क्लोरीन यहां, तो इसका रिजल्टेंट यहां से होके जाएगा। यहां जोड़ दूं तो इसका भी जीरो नहीं होगा। अगर मेटा पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, इसका रिजल्टेंट यहां से होके जाएगा, इसका रिजल्टेंट, और चूंकि इसके अपोजिट में कोई क्लोरीन नहीं है इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। अब ये डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा एंगल पर भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर मैं कहूं इसमें डाइपोल सबसे ज्यादा किसका होगा तो सबसे ज्यादा आर्थो का होगा, क्योंकि आर्थो के बीच जो एंगल है वो कम है, जबकि मेटा के बीच और ज्यादा है, पैरा के बीच सीधे सीधे 180 हो जाएगा। तो इससे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। अब हम लोग आज पढ़ लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यूनिट सेकंड का हिस्सा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बाकी बहुत आसान है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जरा समझ लें हम लोग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और डिटेल पढ़ना होगा तो अलग से मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे वीडियो डाल दिया है, यूट्यूब पे है, उसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है क्या, सुनिए कहानी। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है जहां इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा था। बोहर के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सही है। तब तक क्वांटम मैकेनिक्स बीच में आ गया, वेव मैकेनिक्स आ गया, नहीं वृत्ताकार तो घूम रहा, टेढ़ी घोची घूम रहा है, वेव के फॉर्म में जा रहा है। यह देखो, इसको डी ब्रॉगली ने बता दिया, हाइजेनबर्ग ने बता दिया। हाइजेनबर्ग ने कह दिया साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन है, देख उसकी पोजीशन सीधा सीधा नहीं है, जिग जैग फॉर्म में जा रहा है। तो कभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास, कभी नाभिक से दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास। एक अच्छा सा पिक्चर बना। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अनसर्टेन है, बस। और इसी अनसर्टेनिटी के कारण ही आ गया एक नया टर्म ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। डिफिनीशन क्या निकल के आए, डिफिनीशन देखिए, where maximum possibility of finding electrons takes place, that 3D space around nucleus are called as ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3D क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिले, अगर इलेक्ट्रॉन यहां मिला दैट एरिया इज ऑर्बिटल, यहां मिला ऑर्बिटल, कहीं जहां मिलेगा उसी को ऑर्बिटल नाम दे दिया गया। बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब कितने ऑर्बिटल, जरा इस बात को भी पकड़ लें। अब एक चीज और आप समझिए, इसको डिफिनेशन लिख लीजिएगा। किसी भी एटम में 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम जीरो है। उसको जरा समझ लीजिएगा। एक तो नोड है, एक न्यूक्लियस है और एक है नोडल प्लेन। इन तीनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन कभी पाए ही नहीं जाते। इनके लिए श्रोडिंगर ने कहा sin² = 0। sin² जिसका 0 होगा वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। भाई न्यूक्लियस में तो पाया नहीं जाता। नोड क्या है मैं भी आपको बता दे रहा हूं, नोडल प्लेन, इन दोनों को मैं समझा दे रहा हूं। तो चलिए ऑर्बिटल को समझते हैं और डिटेल कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ऑर्बिटल्स। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ओके। ये n बराबर 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू बोर्स। इसमें देखा गया इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो 2n² है, तो 2 8 18 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2n²। अब ये क्लियर हो चुका था, पाउलिंग ने बता दिया था किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं।
ऑर्बिटल को हम लोग या तो सर्किल बनाएंगे या तो स्क्वायर शेप बनाएंगे, याद रखिएगा, और कोई तीसरा तरीका नहीं पता है। अब 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, पक्का एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का इसमें एक ऑर्बिटल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, 4, 9 एंड 16 ऑर्बिटल। अब देखा क्या गया, बाद में सब सेल की खोज हो चुकी थी, सब सेल, और वो सब सेल SPDF खोजे गए जा चुके थे और उनमें ऑर्बिटल्स चेक किया गया। तो S में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7। अब तो S सब सेल में एक ऑर्बिटल से उसका नाम S ऑर्बिटल ही है। P में 3 है, उसका नाम है PX, PY, PZ। D में 5 है, DXY, DXZ, DYZ, ये 3 है, और 2 और हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। यह की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी ना हमको है ना लोगों को है, इसलिए केवल SPD के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक ऑर्बिटल का पिक्चर पढ़ लें और देख लें क्या इनमें सिमिलरिटीज है या डिफरेंस है, आसानी से इसको क्लियर कर लेते हैं। जो यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल ये स्फेरिकल है, गोल है, इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है ये? नॉन डायरेक्शनल, एक कोई दिशा नहीं है, जिधर मन के उधर चला जाए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हर जगह है इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम है। ये एस ऑर्बिटल है। अब इसमें अगर मैं इसको 1s मान लूंगा तो 2s इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3s और बड़ा हो जाएगा। मतलब एज n इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ कोशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं न कहीं जो सब सेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज बढ़ती है, बाकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं px की बात करूं, ये डमरू के आकार होते, डंबल शेप, ये px हो गया, 2 लोब से मिलकर बने होते, दोनों लोब जहां मिलते हैं उस स्पेस का नाम है नोड, और यहाँ न्यूक्लियस, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका नाम है न्यूक्लियस आई। यहाँ पर साइन स्क्वायर 0 होगा, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। ये px हो गया, ये py हो गया 2 लोब, ये pz हो गया, नो प्रॉब्लम, px py pz 2 लोब, इसमें दोनों लोब मिलकर एक ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जरा dxy जरा देखिए, xy 4 लोब होते हैं d ऑर्बिटल्स में, ये आपका dxy हो गया, x और y के बीच, अक्षों के बीच में पाए जाते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये xz हो गया, ओके 4 लोब, ये yz हो गया, ये देखिए, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, 4 लोब्ड है। ये देखिए इसमें dz स्क्वायर, ये देखिए 2 लोब, बाकी 2 लोब इसमें स्फेरिकल फॉर्म में होता है। अभी आपको इतना समझिए, ये आपका dz स्क्वायर है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई, ये कहीं कहीं ये SPD ऑर्बिटल्स हो गए। प्लेन क्या होता है समझिए, जैसे अगर मैं कहूं x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है तो y और z एक्सिस पर इसका प्लेन होता है, ये देखिए, इसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है वही प्लेन कहलाता है। तो सभी ऑर्बिटल्स में प्लेन होते हैं, ठीक है, यस ऑर्बिटल को छोड़कर। ये तो था एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में इतनी चर्चा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो लगे हाथ हाइब्रिडाइजेशन भी सीख ले। चलिए हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इजी वे में बताएंगे आपको। हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, सेकेंड यूनिट में हम लोग हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। चलिए कहानी को समझते हैं। ओके, कैसे आया हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन किया गया 1s2 2s2 2p2, इसका पिक्चर बनाया गया, ऑर्बिटल पिक्चर, 2 p में 3 ऑर्बिटल्स हैं 2। अब चूंकि ऐसा माना जाता था किसी भी एटम में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बॉन्ड बनने चाहिए थे, तो कार्बन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड इसको बनाना चाहिए था। तो कार्बन CH2 टाइप कंपाउंड बनाना चाहिए था, CCl2 टाइप, लेकिन कार्बन देखा गया CH2 ना बना के CH4 बना रहा था, CCl2 ना बना के CCl4 बना रहा था। तो वैज्ञानिकों में थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा, तो उस पर विचार किया गया। तो एक कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। वैज्ञानिकों ने कहा किसी भी एटम की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट माने मिनिमम एनर्जी स्टेट, सोने की अवस्था। सोने की अवस्था में अधिकतम एटम
किसी भी दूसरे एटम से नहीं मिलते हैं, तो ग्राउंड स्टेट को मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में मोस्टली एटम एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं करते, तो उनका एक स्टेट होता है एक्साइटेड स्टेट या एनर्जाइज्ड स्टेट या जागने की अवस्था। उसमें क्या होता है कि अब देखिए इसका एक्साइटेड स्टेट कार्बन स्टार से दिखाया जाएगा, तो 1s तो न्यूक्लियस के पास है, लेकिन जो 2s है उसका एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2s1 एंड 2p3, 2s1 2p3। अच्छा ये कब कैसे होगा, ये तभी होगा जब कार्बन एटम कई हाइड्रोजन से टकराए या कई क्लोरीन से टकराए, 4 5 6 ये टकराएंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कार्बन की, हाइड्रोजन की भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं टकराने से एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसमें चूंकि जो सेंट्रल होता है वो कई लोगों से टकराएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी, और कुछ इस तरह से बढ़ी कि 2s की एनर्जी 2p के इक्वल हो गई। भाई देखा जाए 2s यहां था 2p यहां था, एक ही सेल में है ये 2s 2p, लेकिन जब एनर्जी बढ़ी तो 2s 2p के इक्वल पहुंच गया, नियरली इक्वल या इक्वल, मैं ये कह सकता हूं। अब इन दोनों जब ये इलेक्ट्रॉनिक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, ये तभी संभव है जब दोनों की एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो, तभी पॉसिबल है। तो कहीं कहीं दोनों की एनर्जी सेम हुई तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, एक्साइटेशन हुआ। अब 4 ऐसे ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि हाफ फील्ड हैं। अब ये आसानी से 4 लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन का भाई साहब मैं पहले खुद आपस में मिक्स करूंगा तभी मैं आपसे जुड़ूंगा, तो ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर गए, इसी को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग किसका हुआ, ऑर्बिटल्स का हुआ, जो कि यहाँ हाफ फील्ड थे, एक मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन को रखते थे, और मिक्सिंग के बाद जितने लोग मिक्स हुए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हाइब्रिड मतलब ये घुल मिल गए एक दूसरे में, तो उनको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इसी प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, इसी प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफिनीशन क्या निकल के जरा उसको समझिए। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having the same energy or nearly same energy and gives rise to same number of hybrid orbitals or impure orbitals is called as hybridization। यह hybridization है, it is totally hypothetical, ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो कहानी में समझाता हूं, तो आप इसी कार्बन का एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डिफिनीशन क्या निकल के आई जरा समझिए हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें मैंने लिया प्योर ऑर्बिटल्स, उनको मैंने इंटरमिक्स किया और बने कैसे ऑर्बिटल्स, इम्प्योर ऑर्बिटल्स, या इसी को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्योर ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू ईच अदर। अब जरूरी है लेकिन जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, आइदर सेम और नियरली सेम होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और जरूरी है जो भी इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स कर रहे हैं एटलीस्ट 2 डिसिमिलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। भाई से यस अलग है, पी अलग है, अब मैं px py pz को मिक्स करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। वो क्या होगा, वहां पर आपका ओवरलैपिंग ही होगा। अब जरा देखिए ध्यान से मेरी बात, तो कम से कम sp हो या spd हो या pd हो, ये चांसेस बनते हैं। तो जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो डिसिमिलर होने चाहिए, कम से कम एक s एक p जरूर हो, या एक s एक p एक d हो, कुछ ऐसा हो डिसिमिलर हो। तो ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट। डिफिनीशन जरा लिख लीजिए, द इंटरमिक्सिंग, ऐसे आप एग्जाम में भी लिखेंगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद नियरली सेम एनर्जी and gives rise to hybrid orbitals is known as hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है जरा ये भी समझ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टीज ये है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, प्रॉपर्टीज
पहला नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन are always same in number of hybrid orbitals, जितने बनेंगे उसके सेम होंगे। दूसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are always stronger than pure orbitals। तीसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are always directional। याद रखिए, जैसे यस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, लेकिन जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो वो हमेशा डायरेक्शनल हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी मेन। और याद रहे, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एक ऐसे अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि इनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो, मतलब इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अपने आप को फिक्स करने का प्रयास करते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो पहले से पेयर्ड रहेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो भी मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पहले से अगर पेयर्ड हैं तो वो क्या करेंगे, उनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लोन पेयर दिखाई देंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखिए, टाइप्स ऑफ मैं पहले पढ़ूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 ये देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही तीनों हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे, जैसे कार्बन वाले कंपाउंड में। बाकी और भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d, sp3d2, sp3d3 भी होता है, बट वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया था जिसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो पहले मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बातें बता दे रहा हूं। चलिए, मैंने लिया कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में है, लिखेंगे GS। एक्साइटेड में 2s1 2p3 हो जाएगा। अब जरा देखिए, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपस में मिक्स किए, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका अरेंजमेंट 4 अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, एक s sp3 में एंड 3p। पहले मैं इसको रहने दे रहा हूं, पहले sp3 बता दे रहा हूं। तो ये जब मिक्स होंगे तो जरा देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे, 4 एक ये 3 ये, तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है तो 1 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखिए ये आपका, इसी को बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक sp3 है, याद रखिएगा। इसमें ये p कैरेक्टर को बता रहा, और ये s, इसमें याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 लोब हमेशा होंगे, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। बॉन्डिंग में हमेशा बड़ा लोब ही हिस्सा लेगा। तो 4 अगर मैं बनाऊं तो चारों की व्यवस्था कैसे होगी, जरा ये तो एक मैंने दिखाया, क्योंकि 1 और 3 मिलकर 4 बनाएंगे, तो चारों कैसे अरेंज होते हैं जरा इस बात को समझिएगा। मैं यहां चारों को अरेंज कर दे रहा हूं। ये देखिए 1 2 3 4, इन चारों के बीच में याद रखिएगा एक दूसरे के बीच में 109 अंश 28 मिनट का एंगल होता है। इनके बीच में 3D स्ट्रक्चर है, पॉसिबल है 109। अब जरा देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल CH4 ले लूं तो ये तो कार्बन की व्यवस्था है, कार्बन ने आपस में मिक्सिंग कर ली। अब हाइड्रोजन से, अब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कहेगा भैया चारों हाइड्रोजन आइए मुझसे आप ओवरलैपिंग आप कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस तरह से। अब देखिए आपका जो स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह से CH4 में बन गया। 4 सिग्मा, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा पे आपको पता भी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो मीथेन मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब इसी के एक एग्जांपल मैं लेता हूं sp2 का, तो अब इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स गिव्स राइज टू 4 new sp3 hybrid orbitals. Process is known as sp3 hybridization. All the 4 hybrid orbitals are oriented tetrahedrally. It means the
द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स बिटवीन टू नियरेस्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनके इनके बीच होगा, इनके इनके बीच होगा, इनके इनके भी इनके इनके बीच होगा। आप समझिए मेरी बात। और ये आप लिख देंगे एग्जाम्पल उसका, किसी भी मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम के पास 4 सिग्मा होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब sp2 की मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूं एग्जाम्पल लेके, ऐसे ऐसे करके आपको एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आता है ऐसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करिए विद एग्जाम्पल। तो चलिए नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या करना है, ठीक है। मैं लेता हूं इसका एग्जाम्पल bf3 का। तो बोरान इसके पास 5 है, 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो देखिए ये आपका हो गया ओके, ये बोरान एक्साइटेड स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ये खाली उससे कोई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ऑर्बिटल कोई मतलब नहीं, तो मैंने बना दिया। अब चल देखिए 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं एक s ले रहा हूं और 2 p ले रहा हूं तो 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की व्यवस्था कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए 120 पर अरेंज होंगे, इनको भी मैं 120 पे कर दे रहा हूं। ये देखिए 120 पे, छोटा लो मन के बनाइए ना बनाइए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ओके। अब जरा देखिए इसी को लिखेंगे 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओके। अब जरा देखिए 120 पर है, अब 3 फ्लोरीन आएंगे। फ्लोरीन के पास अगर मैं दिखाऊं तो ये फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5, तो सेंट्रल एटम, ये तो पेरिफेरल एटम है, तो p5 में जरा देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इनसे आसानी से 2pz ऐसे आके बॉन्डिंग कर लेगा फ्लोरीन का। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना BF3 का। ये देखिए 120, ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। प्लेनर ज्योमेट्री मतलब किताब की तरह जहां रख देंगे पड़ा रहेगा। अब जरा देखिए तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स देन गिव्स राइज टू 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर ओरिएंटेड एट 120 डिग्री। आर ज्योमेट्री, सब ज्योमेट्री आर कॉल्ड एज प्लेनर ज्योमेट्री। ये तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मैं sp की भी कहानी बता दे रहा हूं, लगे हम sp की जरा देख लीजिए। sp का एग्जांपल, sp हाइब्रिडाइजेशन 1s 1p gives rise to 2 sp hybrid orbitals, both are oriented at 180 degree, known as sp hybridization। एग्जांपल मैं ले लेता हूं BeCl2 या मैं ले लेता हूं BeF2, ज्यादा समझ में आएगा। बेरिलियम 4 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p0 ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड में इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा 2s1 2p1। पिक्चर बनाए, एक मिल गया। sp मिक्सिंग है या sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 1 sp 2 sp, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन भाई साहब कहेंगे मेरे पास भी pz में है इलेक्ट्रॉन, भैया दोस्ती करना चाहते हैं कर लो भैया, खाली पड़े हैं दोस्ती ही कर लो। तो जरा देखिए BeF2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया 180 पर। तो ज्योमेट्री इनकी लीनियर होगी, ज्योमेट्री इनकी कैसी होगी, लीनियर होगी, आसानी से आप निकाल सकते, ठीक है। ये आपका हो गया कहीं कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल भी मैंने दे दिया। अब जरा देखिए, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन और भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो सकता है कि एक s 3p और 1d मिले, इसे बोलेंगे sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। 2d मिले d2, 3d मिले sp3d3 भी कह सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक में देखने को मिल सकता है। अब याद रखिएगा, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d1, 6 है तो sp3d2, सही। और 7 सिग्मा बॉन्ड हो अगर sp3d3। लेकिन अगर 3 सिग्मा हो तो sp2, 2 सिग्मा हो तो sp,
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन को प्रभावित नहीं करता, ज्योमेट्री को प्रभावित। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको C2H6, जरा देखिए CH H H H, सिग्मा काउंट करिए, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3। जितने भी एल्केन्स हैं सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन है एल्कीन है sp2 शो करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब जैसे एक चीज और आप समझिए, तो मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के आधार पर मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे एक फार्मूला और है हाइब्रिडाइजेशन का, बराबर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा H2O, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर बना लीजिए तो पता चल जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक तो इनके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये हाइड्रोजन के पास है, ये देखिए। तो अब कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है? 2, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल सकते हैं। वाटर के लिए अगर मैं देखूं तो 2 लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर? 2 प्लस 4, अगर 4 आएगा sp3, 3 आएगा sp2, 2 आएगा तो sp। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कि वाटर के केस में अगर मैंने कहा, और याद रखिएगा अगर अमोनिया की मैंने बात कही तो इसमें आ जाएगा 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर मैंने कहा SF4, तो इसमें जरा आप निकालिए, सल्फर के पास कहीं न कहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग में अगर चला जाए, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो sp3d1 आएगा, इसमें sp3d1, और ये SF6 हो जाए। तो मतलब आप इसी तरह कहीं न कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइब्रिडाइजेशन को तो कहीं न कहीं आप एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज सिग्मा बॉन्ड बिहेव करते हैं। अब जैसे अगर किसी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री कोई जरूरी नहीं, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा उसका, और एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा भाई, लोन पेयर एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।